नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन, आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग टेंस से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं आप लोगों की सभी चीज़ें करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। बेसिक से करवाऊंगा। आज हम लोग टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस के बाद वॉइस में जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि टेंस आप पढ़ने के बाद, इसके बाद कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले टेंस। टेंस को क्या बोलते हैं? काल। काल, और दूसरा इसको अगर मैं कहूँ तो इसको बोल सकते हैं हम लोग समय। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समय। तो इसमें क्या होता है, असल में हम लोगों को काल के बारे में पढ़ना है। इसके तीन प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि वर्तमान काल। एक होता है हिंदी में वर्तमान काल, दूसरा होता है क्या, भूतकाल पढ़ते हैं, और तीसरा होता है भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अर्थात प्रेजेंट टेंस अर्थात क्या होता है? वर्तमान काल, अर्थात जो अभी आपके साथ हो रही हैं चीज़ें, जो आप चीज़ें कर रहे हैं, उसको हम लोग लाते हैं किसमें? प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में जो चीज़ें आप कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, वो किस में आ जाता है? पास्ट टेंस में आ जाता है। और भविष्य टेंस में मतलब फ्यूचर टेंस में क्या होता है? जो भविष्य में चीज़ें आप करने वाले हैं या जो भविष्य में चीज़ें होने वाली हैं, उसे हम लोग फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म कर देंगे। टेंस को 3 दिनों में ख़त्म करेंगे, अर्थात 3 लेक्चर्स में हम लोग ख़त्म करेंगे। एक दिन प्रेजेंट टेंस ख़त्म करेंगे, दूसरे दिन पास्ट टेंस और तीसरे दिन फ्यूचर टेंस। अब टेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो टेंस है आपका, वो पूरा बेस्ड है आपका किस पे? जो वॉइस है वो बेस्ड है टेंस पे आपके। ठीक है, जो वॉइस हम लोग पढ़ते हैं वो किस पे बेस्ड है? टेंस पे। और वॉइस से कम आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओ जिसमें इंग्लिश आता है, उसमें वॉइस से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि ज़्यादा भी देखने को मिले, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन उससे कम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो टेंस को समझना ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए पहला देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। क्या बोल रहा है? कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। अर्थात इसका जो लास्ट में ता है, ता हूँ, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो किस में आती हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है। इसका स्ट्रक्चर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इसको पहचानने का तरीका क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आता है एस या ई एस, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस लगाने के भी नियम है, कई जगह एस या ई एस लगता है और कई जगह नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे, कहाँ एस या ई एस लगना है, कहाँ नहीं लगना है, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है और वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, अर्थात जो काम आप कर रहे हैं, जो क्रिया आप कर रहे हैं। जैसे आप खा रहे हैं, मतलब खाना जो होता है वो क्या हो गया? आपका क्रिया हो गया। खेलना क्रिया हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती है? आप लोगों की क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। सब्जेक्ट अर्थात जो सेंटेंस में, वाक्य में पहला अक्षर होता है, पहला अर्थात जिसको हम संबोधित कर रहे हैं या फिर जिसके बारे में हम बता रहे हैं, मैं, तुम, वो, जिसके बारे में हम लोग बताते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। और जो सेंटेंस के आखिरी में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सब्जेक्ट हो जाता है। शुरुआत में जिसके बारे में बोला जाता है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। और जो लास्ट में होता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम लोग, मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की
वर्ब की, लेकिन जिससे आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, जिससे आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाए, मैं वो सब चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। एग्ज़ाम क्लियर होने से मतलब है, नंबर आने से मतलब है, अपने को नंबर आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो होते जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ही प्लेस, वह खेलता है, वी इट, हम खाते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किसके हैं, ये एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। इसमें देखिए आई प्ले, प्ले क्या है, पहला फॉर्म है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले। उसके बाद वी ही प्लेस, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस या ई एस लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब किसके अंतर्गत आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा और किसी टेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई प्ले, ही प्लेस, फिर उसके बाद वी इट, ये सभी क्या है, इट जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद देखते हैं किसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है, अर्थात किसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है और किसके साथ हम लोगों को नहीं करना है। ये सब चीज़ें भी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सेंटेंस को सुधारने के लिए आता है, वाक्य शुद्धि के लिए आता है इंग्लिश में, तो उसमें ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक दी रहती है जिसको आप लोगों को सुधारना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगाते हैं। एक वचन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगाते हैं। बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, बहुवचन के साथ हम लोग नहीं लगाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि ही मतलब वह मतलब एक इंसान है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं, एस या ई एस लगाए हैं, एस लगा है। अब किसके साथ एस लगना है, किसके साथ ई एस लगना है, जब आप लोग वर्ब पढ़ेंगे तो अपने आप वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ आया। ही क्यों, ही के साथ प्लेस, प्लेस में एस क्यों लगा है, क्योंकि ही जो है वह, ही का मतलब होता है वह, अर्थात एक वचन। उसके बाद देखते हैं वी इट, वी का मतलब क्या होता है, हम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, हम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या है, एस या ई एस नहीं लगाए, सिर्फ इट लिखे हैं। ठीक, यहाँ पे दोनों चीज़ें आप लोगों को बता दें। एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगाते हैं और बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अब कुछ चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जैसे ही, सी, इट या फिर नेम, मतलब ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम, नेम अर्थात जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी ऐसा नाम आता है तो उसके साथ अगर अगर सब्जेक्ट हो, अगर ये सब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अर्थात अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम लोग जो वर्ब है उसके साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस का प्रयोग जरूर करेंगे। इसके बाद आता है किसके साथ नहीं करना है, यू, आई, दे, वी, अगर सब्जेक्ट में हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अर्थात अगर यू मतलब तुम, आई मतलब मैं, दे मतलब वो, मतलब वी मतलब हम, अगर ये सब सब्जेक्ट में है तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को डायरेक्टली लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इतना चीज़ें समझ आया। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, तो कमेंट करते जाइए, जो चाहिए आप लोग उसमें बताते जाइए कमेंट करके कि सर ये खामियां हैं, ये आप लोग दिक्कत है, तो मैं उसको धीरे धीरे क्या करते जाऊँगा, सुधारते जाऊँगा। कोई भी दिक्कत आएगी आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, ही जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया, प्ले आपका वर्ब हो गया, लेकिन ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लेस लिखा है, जो क्रिकेट लिखा है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता है तो हम लोग क्या किए, आई प्ले क्रिकेट। क्लियर हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब एस ए एस लगाना है कब नहीं लगाना है, आप लोग इसको लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य के लिए, अब नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं इसमें ये देखते हैं। जब नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो एस की जगह डू तथा सॉरी हाँ, जब नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो एस नहीं लिखेंगे, एस या ई एस की जगह क्या होगा, डू या डस का प्रयोग करते हैं तथा इसके साथ नॉट लगाया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे एक गलती है, वो मैं आप लोगों को सुधरवा दे रहा हूँ। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, जब नकारात्मक वाक्य बनाना होता है तो एस या ई एस की जगह डस का प्रयोग होता है तथा इसके साथ नॉट लगाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जहाँ पे यहाँ पे देखिए एस या ई एस नहीं है, जहाँ पे एस या ई एस नहीं होता है वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। जहाँ एस या ई एस नहीं होता है वहाँ हम लोग किसका करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं और नॉट लगाते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, क्या लिखा है, ही प्लेस क्रिकेट ऊपर वाला ही है। इसका जब हम लोगों को नकारात्मक बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, जो एस या ई एस को हम लोग हटा दिए और उसकी जगह हम लोगों ने लिखा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नकारात्मक हो गया, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। और इसी में जब आई प्ले क्रिकेट था तो हम लोग क्या करेंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, कई जगह आप लोगों को ये डू नॉट जो है वो डोंट लिख के, डोंट लिखा हुआ दिखेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ है, डू नॉट को डोंट लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो समझ आया नकारात्मक कैसे बनाना है। ही प्लेस क्रिकेट नकारात्मक जब बनाओगे तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट बोलेगा जब उसका नकारात्मक बनाओगे तो आप करोगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे प्रश्नवाचक के लिए। अब प्रश्नवाचक कैसे बनाना है, प्रश्नवाचक में भी सेम है, जहाँ पे एस या ई एस लगा होगा तो उसकी जगह हम लोग को डस लगा के चलना है, और जहाँ पे एस या ई एस नहीं होगा उसकी जगह हम लोगों को क्या करना है, डू लगाना है। बस इसमें अंतर क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें हम लोग बीच में जब लिखते थे क्या करते थे, बीच में देखिए सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाते थे। क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाते थे, लेकिन इसमें जो डज या डू रहेगा वो सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर लिख के बता देता हूँ, बेटर रहेगा आप लोगों को। देखिए नकारात्मक के लिए, नकारात्मक सेंटेंस के लिए जो वो रहेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। ठीक है, लिख लीजिए आप भी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ये लिख के नहीं दिया हूँ, ये आप लोग यहाँ लिख लिए। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नकारात्मक के लिए हो गया। अब जो प्रश्नवाचक के लिए जो आप लोगों के होगा वो हो जाएगा डू या फिर डज, डू या फिर डज प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों का क्या होगा, इसके लिए स्ट्रक्चर होगा। किसके लिए, प्रश्नवाचक के लिए। लिख लीजिए। अब देखते हैं ही प्लेस क्रिकेट, इसमें क्या लगा है, एस लगा है, अर्थात इसमें क्या आएगा, डज आएगा। डज कहाँ लगेगा, सबसे फर्स्ट में। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। और उसके बाद वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। ठीक है, अब समझ आया प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, नकारात्मक कैसे बनाते हैं। आगे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, इसमें देख लीजिए, सेम चीज़ें वहाँ भी चलेंगी, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। नोट, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य, अर्थात जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये क्या है, यूनिवर्सल है, शाश्वत सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे आप नहीं बदल सकते। तो क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ के, ये अर्थ के साथ क्या हो गया, सिंगल है अर्थ, तो मूव्स, मूव्स एस या ई एस लग गया, राउंड द सन। इसके बाद देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, अर्थात जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। द सन राइजेस, देखिए द सन के साथ राइजेस लगा है, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को चीज़ें, कब एस या ई एस देख के समझ आ जाएगा। अब आप लोगों को जैसे ही आप एस या ई एस देखेंगे वर्ब में तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी के बाद आगे चलते हैं। जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो तो इफ़, बिफोर, व्हेन, आफ्टर एक्सेट्रा के बाद आने वाले वाक्य को
प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखते हैं, अर्थात प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। प्रेजेंट सिंपल को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अर्थात बोलने का ये मतलब है, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं यदि वह लड़का पढ़ा होता तो आज पास हो गया होता। ये दो सेंटेंस है कि पास हो जाना, और पहला सेंटेंस क्या था, यदि वह पढ़ा होता तो। ये दो सेंटेंस जब दो घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे तो इफ़, बिफोर, व्हेन, आफ्टर एक्सेट्रा के बाद आने वाले वाक्य को किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। यही सब गलतियां देते हैं। कैसे गलतियां देते हैं मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन अभी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए और साथ में कमेंट करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। यदि वह यहाँ आता है तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। यहाँ पे देखिए ये जो है, हाँ सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं वो हो गया था। हाँ आगे देखते हैं। इफ़ ही कम हियर आई विल हेल्प हिम। अगर वह यहाँ आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा। यहाँ पे देखिए इफ़ लगा हुआ है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है अगर वह यहाँ आता है, दूसरा मैं उसकी मदद करूँगा। तो पहला सेंटेंस है, ही के बाद क्या लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ही के बाद लिखा हुआ है कम्स। कम्स मतलब कम जो है इसका वो क्या है, कम मतलब आना। प्रथम फॉर्म हो गया, वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, इसके साथ एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, एस या ई एस वाला जो फॉर्म है हमारा वो हो गया ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। इसी के जैसा एक चीज़ और देख लेते हैं। एज सुन एज आई रिच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। आई रिच पटना, आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता है इसलिए रिच। रिच का मतलब क्या होता है, पहुंचना। रिच का मतलब क्या होता है, पहुंचना। एक रिच होता है RICH, रिच होता है, उसका मतलब क्या होता है, अमीर होता है। ये रिच का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे वर्तमान काल में चल रहे कार्य के लिए, वर्तमान समय में चल रहे कार्य के लिए हम लोग किसका करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात जो काम अभी चल रहा है वो काम मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अर्थात मैं रायपुर जा रहा हूँ, मैं बिलासपुर जा रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मतलब वो काम चल रहा है, आप जा रहे हो तो वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस। अर्थात रहा हूँ, रहे हैं, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो किस में आ जाती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इज MR, और वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, ING जोड़ देते हैं तो हो जाता है। अब अगर आप लोगों को जहाँ भी इज MR और वर्ब का ING फॉर्म दिखे तो आप समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है। जैसे ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग क्या हो गया, वह पढ़ रहा है। क्लियर हुआ। इज़ और रीड क्या हो गया, आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके साथ ING लगा दिए तो क्या हो गया, ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ठीक है, आर इसमें लगा है। अब इज़ एम और आर, इज़ एम और आर किसके किसके साथ लगते हैं, इसके बारे में भी जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इज़ एम आर किसके किसके साथ लगते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ही, सी, इट, नेम, अर्थात जिसके जिसके साथ डू लगता था, जिसके जिसके साथ डू लगता था, ही, सी और इट, नेम, इसके साथ हम लोग लेके चलेंगे इज़। इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज़, अर्थात सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग इज़ का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग सिर्फ एक चीज़ के साथ होता है, जब सब्जेक्ट में आई हो तो हमेशा एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग और कहीं नहीं होता। आप कहीं भी आप इंग्लिश की बुक पढ़िएगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा एम का प्रयोग। आई के साथ ही एम का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो बचे यू, वी, दे, आर, जिसके ये किसके साथ लगते हैं, आर इन लोगों के साथ लगता है, अर्थात बहुवचन के साथ लगता है आर। अर्थात इसको मैं एक चीज़ में ये समझूं, डू जिसके जिसके साथ लगता है उसी के साथ इज़ लगता है।
एम लगता है सिर्फ आई के साथ, और जिसके जिसके आई को छोड़ के जिसके जिसके साथ डज का प्रयोग होता है, सॉरी ये यहाँ पे डज आएगा, ठीक है, और जिसके जिसके साथ डू का प्रयोग होता है उसके उसके साथ हम लोग इज़ का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? अरे यार सॉरी दोस्तों, जिसके जिसके साथ डू का प्रयोग होगा उसके उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ जहाँ डज का प्रयोग होगा वहाँ वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इज़ का प्रयोग करके चलेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे देखते हैं। अब नकारात्मक वाक्य इसमें कैसे बनाना है। नकारात्मक वाक्य जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब रहता है, उसी के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? नकारात्मक वाक्य। जैसे ही इज़ रीडिंग का नकारात्मक अगर मेरे को बनाना है तो इज़ के बाद मेरे क्या लगाना पड़ेगा? नॉट, अर्थात ही इज़ नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। ही इज़ नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग का क्या बन जाएगा? दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया नकारात्मक वाक्य यहाँ पे कैसे बनाना है। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य इसमें कैसे बनाना है। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? इज़, एम और आर। इज़, एम, आर जो है इसके क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। तो इज़ एम आर में क्या करेंगे? उसी इज़ एम आर को पहले लिख देंगे, ठीक है। जैसे उसमें किए थे डू डस को पहले लिखे थे, इसमें सब्जेक्ट के आगे इज़ एम आर लिख देंगे यहाँ से काट के। बाकी सब चीज़ें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? जैसे हम लोग देखेंगे तो इज़ ही रीडिंग क्या होगा? इज़ ही रीडिंग, ये हो जाएगा इज़ ही रीडिंग। दे आर प्लेइंग का क्या हो जाएगा? आर दे प्लेइंग। दे आर प्लेइंग का क्या हो जाएगा? आर दे प्लेइंग। क्लियर हो गया प्रश्नवाचक भी आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। आगे देखते हैं। निकट भविष्य की घटना के लिए भी इसका प्रयोग होता है। निकट भविष्य की घटना के लिए अर्थात जैसे मैं आज शाम को रायपुर जाने वाला हूँ, ठीक है, या फिर दिल्ली जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, मैं आज रात को दिल्ली जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, एम भी लगा है और आईएनजी फॉर्म भी है, तो निकट भविष्य में जो काम आप करने वाले हो उसके लिए भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। वी आर सीइंग द डायरेक्टर टुमारो, हम डायरेक्टर को कल देखेंगे, कल देखेंगे या फिर कल देख रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसके लिए प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो प्रयोग होता है इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान में अर्थात अभी अभी समाप्त हुआ है। जो काम को आप अभी अभी किए हो, जैसे मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, अर्थात जो चुका हूँ, चुकी हूँ वाला जो सेंटेंस आता है, जो वाक्य आता है, उसके लिए हम लोग परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ हैव का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आप लोग परफेक्ट टेंस में कहीं भी पढ़ेंगे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी अभी अपना काम किया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क येट। आप लोग एक काम कीजिएगा, आई दे, अर्थात जिसके जिसके साथ आप लोग डू का प्रयोग करते थे, जिसके जिसके साथ डू का प्रयोग करते थे, किसके किसके साथ? आई, दे, वी, है ना, यू, तो इसके साथ आप लोग अब यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे? इसके साथ आप लोग प्रयोग करोगे हैव का। किसका प्रयोग करोगे? हैव का। और जहाँ जहाँ डज का प्रयोग करते थे उसकी जगह आप लोग प्रयोग करोगे हैज़ का। अब समझ आ गया होगा हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। जहाँ जहाँ डू का प्रयोग होता था वहाँ वहाँ आप लोग को हैव का प्रयोग करना है, और जहाँ डज का प्रयोग होता था वहाँ पर आप लोगों को हैज़ का प्रयोग करते हुए चलना है, ठीक है।
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखिए यहाँ पे आई के साथ मैंने हैव का प्रयोग किया। अब फिनिश्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फिनिश। फिनिश्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फिनिश होता है। और ये हो गया थर्ड फॉर्म, ईडी लग जाता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना कार्य किया है। ही हैज़ ऑलरेडी कम, या फिर ही हैज़ ऑलरेडी कम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें नकारात्मक कैसे बनाएंगे? नकारात्मक में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है हैज़ या हैव, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। हैज़ या हैव के बाद क्या करेंगे? नकारात्मक वर्ब के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव नॉट, उसमें हैव लगा था तो उसके बाद जस्ट हम लोग क्या कर दिए? नॉट। बाकी का सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या है इसमें? आई हैव नॉट फिल्ड अ पेटिशन, में पेटिशन फिल नहीं किया है। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है? हैज़ और हैव को हम लोग सामने में लिख देंगे। कहाँ पे सामने में? हम लोग सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव को लिख के वहाँ पे ख़त्म कर देंगे, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। हैज़ अनवर सोल्ड हिज कार। क्या अनवर ने क्या अनवर अपनी कार बेच चुका है? सोल्ड किसका? सेल का जो होता है, सेल का होता है थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो वो है इसका। ठीक है, हैज़ अनवर सोल्ड हिज कार। और सेकेंड है हैज़ ही हेल्प्ड हिम। क्या वह उसकी मदद कर चुका है? हैज़ ही हेल्प्ड मी। ठीक है, या फिर मी क्या, मेरी मदद कर चुका है। अब नोट आगे देखते हैं। पास्ट में हुए किसी काम का इफ़ेक्ट प्रेजेंट में हो तो भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? पास्ट में हुए किसी कार्य का इफ़ेक्ट या काम का इफ़ेक्ट प्रेजेंट में हो, जैसे जैसे क्या बोल रहा है? आई हैव सीन द ताजमहल। ताजमहल बना तो बहुत पहले था, ठीक है, ताजमहल पहले बन चुका है, अर्थात भूतकाल में बन चुका है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अर्थात उसको देखने हम लोग कब जाते हैं? अभी गए थे। तो क्या देखेंगे? आई हैव सीन द ताजमहल, या फिर मैंने पहले देखा है ताजमहल को, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं देख चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ, देख चुका था नहीं, देख चुका हूँ। तो आई हैव सीन द ताजमहल। दूसरा क्या है? दे हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस। उसने कश्मीर 2 बार विजिट किया है, 2 बार गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। अब यहाँ से आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए टेंस पहचानने में कि कौन सा टेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोगों को करवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन यहाँ से आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब टेंस के लिए। ठीक, अब यहाँ पे अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, इसका वॉइस बनता है। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। अभी तक हम लोग जो 3 पढ़े हैं उन्हीं का वॉइस बनता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसका कोई नहीं है, इसका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगले लेक्चर में अब पास्ट टेंस देखेंगे और पास्ट टेंस के बारे में पूरी चीज़ें समझेंगे, कहाँ इसका उपयोग होता है। हम लोग को उतना ही समझना है जितना एग्ज़ाम में नंबर अपन ला सकें। ठीक है, ज़्यादा अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, जब खाली बैठेंगे तो ज़्यादा समझ लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।